आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम वापस आ गए हैं हमारे पार्ट 2 के साथ ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। देखो, फर्स्ट पार्ट पे हमने कंप्लीट डिस्कशन ऑफ अबाउट द टेक्स्ट, देन पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कशन, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, किसके क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, सारा अच्छे से पूरा टेक्स्ट देख लिया। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2, हम क्या क्या देखने वाले हैं। वील बी लुकिंग इनटू द थीम ऑफ द चैप्टर, सेटिंग क्या है, कैरेक्टर स्केचेस क्या क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम मल्टीपल क्वेश्चंस करना चाहते हैं फॉर अ सिंगल चैप्टर। ठीक है, तो आज आपके सामने जितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो हम करेंगे, बट उसके अलावा भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर्स खत्म होने के बाद आपके नोट्स के सेक्शन में एक पीडीएफ आएगा which will be in the name of important questions for chapter 1, 2, 3, similarly 4, 5, 6 later on। तो 3 चैप्टर्स के important questions के एक पीडीएफ भी आएंगे जिनके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको प्रोवाइडेड होंगे। कुछ सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइडेड होंगे, वो आपको होमवर्क की तरह मिलेगा। एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड, आपको ऐप के वो सेक्शंस में ही क्लियरली समझ आएगा कहाँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है कि हम जितने क्वेश्चंस आज करेंगे उनके अलावा आपको काफ़ी और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हर एक स्कोप कवर करेंगे, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें, लेट्स गो। चलो, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के देखा था उसका एक शॉर्ट समरी कर लेते। ठीक है, लेट अस क्विकली रिवाइज जो भी पूरा चैप्टर है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके, इंपॉर्टेंट पार्ट्स या की पॉइंट्स जैसे बुला दो। तो टू स्टार्ट विद, The author remembers his grandparents, talks about his grandmother। स्टार्टिंग में ही एकदम कहानी के शुरुआत में हमें ये दिखता है कि ऑथर अपने दादा दादी के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। He has never seen his दादाजी living in his life। तो उन्होंने बस अपने दादाजी का एक पोर्ट्रेट पिक्चर माला टंगा हुआ एक पिक्चर ही देखा है उन्होंने, बिकॉज ही हैड पास्ड अवे बिफोर द ऑथर वॉज बॉर्न। बट उन्होंने अपने दादी को ज़रूर देखा है टिल द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। उनका ये कहना था कि उनकी दादी कभी जवान हो भी सकती है। उनके आसपास के लोग या उनके नेबर्स दे यूज्ड टू कीप सेइंग कि आपकी दादी जब जवान थी तो बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज वेरी प्रिटी। बट द ऑथर ऑलवेज फेल्ट, मेरी दादी प्रिटी कैसे हो सकती है? शी कैन बी ब्यूटिफुल, लाइक शी हैड अ रिंकल फेस एंड यू नो वाइट हेयर, वोर वाइट साड़ी एंड स्टफ। ब्यूटिफुल तो है मेरी दादी, बट प्रिटी एंड यंग, इज दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि मैं अपने बचपन से जब तक उनको देखा हूँ, जितने सालों तक देखा हूँ, शी इज़ बीन द सेम फॉर 20 years एंड आई डोंट थिंक वो इससे ज़्यादा एज हो सकता है उनका। मैं यू नो शी इज़ रीच द पीक ऑफ बुढ़ापा। तो ही टॉक्स अबाउट हिज दादी एंड दादाजी। दादाजी के बारे में क्या बोलते हैं कि उनका फोटो देख के जो टंगी हुई है वो देख के लगता है कि ये कभी जवान तो हो ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े दाढ़ी एंड स्टफ उनको, और एक पगड़ी पहने हुए। इट फेल्ट लाइक ये 100 बच्चों के दादाजी ज़रूर हो सकते हैं बट जवान तो नहीं हो सकते। तो द स्टोरी स्टार्टेड ऑफ इन दैट नोट। नाउ द चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर विथ हिज ग्रैंडमा। तो जो ऑथर है हमारे खुशवंत सिंह, व्हेन ही काइंड ऑफ यू नो वॉज इन हिज चाइल्डहुड जोन, उनका अपब्रिंगिंग उनके दादी के साथ हुआ है। उनके पेरेंट्स दे हैड टू शिफ्ट टू द सिटी बिकॉज ऑफ जॉब एंड फर्दरमोर रीजंस। तो वो अपने दादी के साथ बड़े हो रहे थे, पूरा उनका चाइल्डहुड अपनी दादी के साथ ही बीता था गाँव में, इन द विलेज। अब एक स्पेसिफिक रूटीन बन गया था उनका। वहाँ पे वो सुबह उठते थे, दादी उनको तैयार करती थी, नहलाती धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी, उसका पूरा स्कूल का किट बैग रेडी करती थी। किट बैग में क्या आता था? स्लेट, चौक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। फिर उनको खिलाती थी, खुद भी खाती थी, कुछ एक्स्ट्रा रोटी लेके निकल जाते थे, स्कूल जाते थे। स्कूल एकदम मंदिर के साथ ही था, तो वहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को प्रेयर सिखाते थे, स्क्रिप्चर्स सिखाते थे। एंड जब स्कूल चल रहा होता था तब दादी मंदिर के अंदर बैठ के रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ा करती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों साथ में वापस आते, और साथ में वापस आते वक्त दादी वो जो
स्टेल रोटीज़ या फिर बासी चपाती बासी रोटी होती थी, वो जो लेके जाती थी ना, उनको तोड़ तोड़ के रास्ते के स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती थी. This was kind of the whole routine of these two people and they had an inseparable bond, you can say. ठीक है. Now author at school in rural. तो ये हमने डिस्कस किया अभी जस्ट कि वो जब स्कूल में जाते थे वहाँ पे मतलब बिकॉज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या रिलीजियस प्रेयर्स इतने सिखाए जाते थे, तो ऑथर के दादी को भी वो बहुत अच्छा लगता था. शी यूज़ टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क्स कि हाँ ये सब में तो मुझे इतना नॉलेज है, मैं अपने पोते को अच्छे से हेल्प करके उसका पढ़ाई करवा सकती हूँ. एंड शी यूज़ टू ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एवरीथिंग दैट ही वॉज लर्निंग. लेकिन बहुत ही जल्द उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया. क्या था वो टर्निंग पॉइंट? ऑथर और उनके दादी को सिटी में शिफ्ट होना पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने बताया कि हम यहाँ पूरे सेटल हो गए हैं अच्छे तरीके से, अब पूरा घर हमारा, पूरा फैमिली हमारा इधर ही शिफ्ट हो सकता है हमारे पास, तो सब मिलके आ जाओ. जैसे ही दादी और पोता एज इन खुशवंत सिंह सिटी में शिफ्ट हुए, स्कूल चेंज हुआ. ऑब्वियसली बात है वो गांव का स्कूल अब भी ऑब्वियसली नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे. नाउ दिस न्यू स्कूल वाज अ मॉडर्न स्कूल एंड ये स्कूल में जाने के लिए ना मल्टीपल थिंग्स चेंज्ड. जैसे पुराने स्कूल में दादी उनको लेके जाती थी, लेके आती थी. इस स्कूल में, नए स्कूल में देयर वाज स्कूल बस, तो ऑथर स्कूल बस में जाना आना करते थे. एक कनेक्शन छूटा. दूसरा, दादी ऑथर को गांव के स्कूल के होमवर्क्स करने में बहुत हेल्प करती थी, लेकिन इधर उनके सब्जेक्ट का कुछ, उनके एक्सपर्टीज़ का कुछ था ही नहीं स्कूल में. यहाँ पे कोई रिलीजियस स्टडीज़, कोई स्पिरिचुअल थिंग्स नहीं पढ़ाए जाते थे. दे यूज्ड टू रादर ऐड इन म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ऑथर की दादी को ये पसंद नहीं आता था, तो और थोड़ा गैप बन गया. एंड धीरे धीरे उनमें जो वो अनसेपरेबल बॉन्ड कनेक्शन था ना, कि पूरे दिन एक साथ होना, एक साथ रहना, वो हल्का हल्का छूटता गया धीरे धीरे. ठीक है. एंड ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द न्यू स्कूल. वही म्यूजिक ऐड करवाया गया उनके सिलेबस में एंड शी यूज्ड टू फील म्यूजिक अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं होता है, वो बेगर्स एंड स्टफ के लिए होता है, जिनसे कोई ढंग का काम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. देन द ब्रोकन बॉन्ड. ऑथर गोज अब्रॉड फॉर हिज हायर स्टडीज. पहले तो वो विलेज से सिटी लाइफ आए. सिटी लाइफ में भी पहले व्हेन ही वाज स्टडिंग इन स्कूल तो सेम रूम शेयर करते थे, बट धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता गया. स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उन्होंने. तब जैसे ही ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तब उनको एक अलग रूम दिया गया, तो जितना भी छोटा सा एक कनेक्शन बॉन्ड था वो भी छूट गया. नाउ दे वर काइंड ऑफ इन ब्रोकन टर्म्स, बट दादी के दिल में उनके लिए प्यार बहुत था. ऑथर के यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद व्हेन ही वांटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन, तब वो देश छोड़ के बाहर जा रहे थे. उन्हें लगा था दादी बहुत ज़्यादा सैड होगी, बट दादी डिड नॉट रिएक्ट मच. शी वाज लाइक हाँ ठीक है, 5 साल बाद तुम वापस आ जाओगे, आई विल मीट यू दैट टाइम. ऑथर कैसा लगता था, मे बी दादी इतनी ही ओल्ड है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एंड ही वॉज इन अ होप कि ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं जब वापस आऊँ 5 साल बाद तो दादी ना रहे. बट दादी वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं रहूँगी, कोई बात नहीं, मैं सेंचुरी करने के बाद ही जाऊँगी अगर जाना है तो. या देन ग्रैंडमा सेलिब्रेट्स ऑथर्स रिटर्न, फॉल सिक. तो 5 साल बाद जब फाइनली ऑथर वापस आते हैं, स्टेशन में दादी उनको लेने जाती है, ठीक है, बट तब भी उनका वो प्रेयर, माला जपना एंड ऑल चलता रहता है. शाम में वो पूरे मोहल्ले के आंटीज़ एंड लेडीज़ को बुला के घर में सेलिब्रेशन करती है, ढोल बजा के गाना वाना गाती रहती है. एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड ऑलमोस्ट फॉरएवर द ऑथर सेड दैट मैंने पहली बार अपने दादी को देखा है वो प्रेयर नहीं कर रही थी, वो प्रे नहीं कर रही थी. शी वॉज रादर सेलिब्रेटिंग एंड एन्जॉइंग एंड सिंगिंग. और वो गाना गाना, ढोल बजाना इतना ज़्यादा हो गया था कि घर वालों को बोलना पड़ा, अब हो गया, रुक जाओ, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा. एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग दादी का तबीयत ख़राब हुआ भी. शी हैड माइल्ड फीवर, बट दादी को ये रियलाइज़ होने लगा था कि अब मैं नहीं रहने वाली हूँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है. एंड शी वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैं अपने आखिरी कुछ दिनों में भी प्रे नहीं करके कल गाना गा रही थी, एंड आई वाज एंजॉइंग, विच इज़ नॉट राइट. सो शी डिसाइडेड कि लास्ट आखिरी कुछ उनका जो वक्त बचा है वो अपने बिस्तर में रह के प्रे करेगी सिर्फ. एंड फाइनली शी पासेस अवे.
व्हेन ग्रैंडमा डाइज समथिंग वेरी स्पेशल हैपेंस। अब देखो, जब वो लोग सिटी में थे, जब ऑथर के साथ दादी का एकदम एक डिस्टेंस बन गया था कि एक रूम में भी शेयर नहीं करते थे, कोई आना जाना नहीं होता था कहीं साथ में, दैट टाइम शी यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ अ डे स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाते। और एक टाइम जब वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी वो था स्पैरोज को, जब वो अपने वरांडा में बैठ के ब्रेड्स खिलाती थी। तो द स्पैरोज वर लाइक simply used to with coming to her in the evening and having breads. अब जिस दिन दादी passed away उस दिन बर्ड्स लाइक हज़ारों स्पैरो बर्ड्स आए थे उनके घर, जहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई थी उसके आसपास बैठे हुए थे, बट किसी को भी ब्रेड खाना नहीं था, क्योंकि ऑथर के मम्मा ने ब्रेड जैसे फेंके थे कि शायद इनको खाना है इसलिए वो आए हैं। बट स्पैरोज को भी ये रियलाइज हुआ कि शी पास्ड अवे and they were here to mourn, they were here to feel the fact that अब ये जो हमें इतना प्यार करती थी वो नहीं रही, and then वो उसके बाद वापस भी नहीं आते हैं उस घर पे, ठीक है। तो that shows the bond that she kind of created। एक bond उनका अपने पोते से छूट तो गया, but the special bond that she created with the sparrows also in the story, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा समरी, इन शॉर्ट पूरा चैप्टर। अब आएंगे आगे टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। चलो, सबसे पहला थीम आएंगे। थीम जो है, मेन थीम एक है, लेकिन कुछ सब थीम्स भी है अंडरलेइंग थ्रू द स्टोरीज, जो आपके दिमाग में रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आंसर फ्रेमिंग में इजी होगा। देखो, सबसे पहला और मेन जो थीम है ना आपका, वो यही है कि द बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, bond between grandparents and grandchildren, and specifically over here the bond between author and the grandmother, ठीक है। नाउ इसके अलावा भी पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि इनका जो रिश्ता है ना वो डिफरेंट फेजेस में ट्रांजिशन होता है, उस हिसाब से भी एक अंडरलाइन कुछ थीम्स है। जैसे पहला थीम, अंडरलाइन थीम है ये, जब ऑथर छोटा था इन हिज चाइल्डहुड, व्हाट आर द थीम्स वी सी इनोसेंस, लव, अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द टू फिगर्स। ये सारे हमें लेयर बाय लेयर स्टोरी के साथ दिखते हैं, क्लियरली एक्सप्रेसिव नहीं होते। एंड सेकेंड, जब वो सिटी लाइफ में आते हैं, व्हेन द सेटिंग चेंजेस, उसके साथ साथ थीम का भी चेंज दिखता है, वो अंडरलाइन थीम का, कि देयर इज अनफेमिलियरिटी, दादी को कुछ अपना नहीं लगता है, शी फील्स वेरी आइसोलेटेड, वेरी सेपरेटेड, एंड देन देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन कि मतलब जो मेरे पोते के साथ बॉन्ड था, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। तो दीज आर द थिंग्स वी सी अबाउट द थीम, ठीक है। ये आपका मेन थीम है, एंड इसके साथ ये दोनों अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द चैप्टर है। चलो आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द सेटिंग। बहुत ईजी है, दो ही सेटिंग है। मेजरली द स्टोरी स्टार्ट्स इन द रूरल सेटिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, गांव में, विलेज एरिया में स्टार्टिंग में रहता है हमारा सेटिंग, बट धीरे धीरे द सेटिंग चेंजेस। जब ऑथर और उनके दादी को सिटी में लाया जाता है, द स्टोरी एंटायरली शिफ्ट्स टू द सिटी लाइफ। ये दोनों ही हैं, एक है रूरल इंडिया और दूसरा है सिटी लाइफ। कूल, सॉर्टेड, इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू नाउ द कैरेक्टर स्केचेस। अब देखो, दो ही इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर्स है स्टोरी में, तो इन दोनों को ही हम सॉर्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे जो ऑथर है, ऑथर या खुशवंत सिंह, उनका जो कैरेक्टर है, ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वही वो पोता है इन द स्टोरी, ठीक है। ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, यू कैन से। ऑब्जर्वेंट क्यों? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है, हर एक डिटेल, चाहे वो दादी का हो, दादाजी का हो, कहीं कुछ देख रहे हो, हर एक चीज़ का डिटेल बहुत खूबी के साथ दिया गया है। जैसे वो दादी को एक्सप्रेस करते हैं ना, रिंकल्ड फेस, झुर्रियाँ हर जगह, वो सैगी स्किन, फिर उनका वाइट हेयर, कांस्टेंट लिप्स मूवमेंट, क्योंकि वो प्रेयर्स बोलते रहते थे, तो एवरीथिंग इन डिटेल वो देखते थे। ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट इन नेचर। आगे ही वॉज सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज ग्रैंडमदर, एटलीस्ट इन हिज चाइल्डहुड तो बहुत ज़्यादा। जब वो छोटे थे, पूरा टाइम उनका, पूरा दिन उनका अपने दादी के साथ गुजरता था, तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज ग्रैंडमदर। इवन लेटर ऑन इन हिज लाइफ, जितना भी डिस्टेंस क्यों ना क्रिएट हो जा रहा था, ही यूज्ड टू स्टिल केयर अबाउट हिज ग्रैंडमदर, ठीक है। आगे आते हैं टू द ग्रैंडमदर। इनके क्या क्या पॉइंट्स है? शी इज़ एन ओल्ड वुमन,
काफ़ी ओल्ड है। कमिंग टू हर अपीयरेंस, उसका काफ़ी सारा पॉइंट्स है, ठीक है। अपीयरेंस में क्या क्या आता है? फर्स्टली शी वोर अ वाइट साड़ी, शी हैड वाइट हेयर, एक हाथ में हमेशा वो रोजरी, क्या होता है रोजरी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, रोजरी का मतलब क्या होता है? वो माला जो उसको जपते हैं ना, उसको रोजरी कहते हैं। तो एक हाथ में वो माला, या ये वर्ड यूज़ करना रोजरी, दूसरा हाथ मोस्टली कमर में रहता था क्योंकि वो थोड़ी सी झुकी होती थी, ऐसे ऐसे चलती रहती थी ना। एंड शी वॉज शॉर्ट हाइटेड, ठीक है। शी हैड रिंकल्ड फेस पूरा एंड सैगी स्किन, जैसे कि ओल्ड पीपल का होता है। अपीयरेंस का ये हो गया। नेक्स्ट, शी वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानती थी। शी वॉज वेरी फेथफुल एंड रिलीजियस, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे वो प्रेयर्स बोलती रहती थी, टिल द एंड ऑफ हर लाइफ शी डिड दैट। ऑल्सो शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, चाहे वो डॉग्स हो उनको चपाती खिलाना, चाहे वो बर्ड्स हो जैसे कि स्पैरोज उनको ब्रेड्स खिलाना, वी वुड सी हर शोइंग हर साइड ऑफ काइंडनेस अ लॉट ऑफ टाइम्स थ्रू आउट द स्टोरी। और क्या है? शी हैड अ ट्रेडिशनल माइंडसेट। हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस पॉइंट? ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ये पॉइंट जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? वी सी दैट जब पुराने स्कूल से नए स्कूल में ऑथर को शिफ्ट किया जाता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, नए स्कूल में ऑथर को म्यूज़िक सिखाया जाएगा। ये न्यूज़ जब आया था, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि शी वॉज लाइक, एक तो स्कूल में पढ़ाई अबाउट रिलीजन नहीं करवाया जा रहा है, कोई प्रेयर्स नहीं सिखाते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं सिखाया जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सेकेंड, म्यूज़िक, गाना बजाना सिखा रहे, जो कि ये बेगर्स या वो वैगबॉन्ड सीखते हैं गाना बजा के पैसे कमाने के लिए, म्यूज़िक सिखाएंगे अब तुम्हें? तो शी हैड दैट ट्रेडिशनल माइंडसेट की आर्ट, म्यूजिक, डांस, दीज आर नॉट फॉर द हाई क्लास सोसाइटी पीपल, ठीक है। दीज आर योर पॉइंट्स फॉर कैरेक्टर स्केचेस। एक्सप्लेनेशन भी मिल गए हैं। आपका काम सिंपल होगा कि कैरेक्टर स्केचेस को यूज करके इनके लिए एक 3 मार्कर वर्दी आंसर फ्रेम करो और इनके लिए एक 5 वर्दी आंसर फ्रेम करो। आंसर फ्रेमिंग करना है सिर्फ, पॉइंट्स तो है आपके पास। अब एक चीज़ अभी से बता रही हूँ, गांठ बांध के इधर घुसा लो। और 12th ख़त्म होने के बाद भी ग्रेजुएशन में भी आपका जब इंग्लिश वो रहता ही रहता है, एटलीस्ट अगर आप लिटरेचर ना भी लेते हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ईयर में नेसेसरीली आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो टिल दैट टाइम गांठ बांध लो कि हर एक आंसर में आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है पेंसिल से, पेन से नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दैट हैबिट फ्रॉम नाउ ऑन। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहला, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इस लाइन का क्या मतलब है, इसको क्यों लिखा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, ठीक है। सो द थॉट दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज वंस यंग, याद है हमने वो मार्क भी किया था चैप्टर पढ़ते वक्त। So the thought that the author's grandmother was once young and pretty raises the doubt in the author's mind. He finds it too hard to believe as he had always seen her in the same old and wrinkled physical condition. So the thought that मेरी दादी कभी जवान थी और pretty थी, that was revolting, that was impossible. कि कैसे मैं अपने बचपन से लेके अपने जवानी तक इनको ऐसा ही देख रहा हूँ। There is no change. She is just the same old wrinkled face lady. तो that was the answer. आगे बढ़ते हैं। Next extract क्या है? An expanse of pure white serenity. ये जब वो दादी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, उस समय उन्होंने ये लाइन बोला था। देखो अगर हमने चैप्टर इतने अच्छे से किया हुआ है, इसके बाद ये सब सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। तो ये कोट का क्या रेफरेंस है, किस बारे में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो दिस लाइन रेफर्स टू द काम, पीसफुल एंड सीरीन कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर. She is compared to a peaceful winter landscape in the mountain. She was always attired in white spotless clothes and had silver hair. She thus presented a picture of pure white serenity. Serene, tranquil, इन सब का मतलब ना ये बहुत ही शांत, खूबसूरत, ऐसा काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स लग सकते हैं इनके साथ. तो द मीनिंग बेसिकली एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दादी एक तो बुढ़ापे के साथ बॉडी कलर भी थोड़ा डल होने लगता है, थोड़ा पेलिश होने लगता है, तो वो ग्रे वाइटिश
एंड हेयर उनका ग्रे कलर, साड़ी उनका वाइट कलर। तो ऑल इन ऑल दादी को देख के ना वो प्योर काम पीसफुल विंटर सीजन स्नोफॉल वाला वो याद आता है। सो दैट इज हाउ ही वाज रिलेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स अबाउट हिज ग्रैंडमदर्स अपीयरेंस। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ, कब हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, अरे यार गाना मत लिया करो, मेरे दिमाग में गाना आता तो मैं, छोड़ो यार कोई बात नहीं। हाँ, so it refers to the point where the author's relationship with his grandmother changes drastically after they move to the city house. तो ये उस टाइम का बात है चैप्टर में भी, अगर आपको याद हो, कि जब विलेज से हम सिटी में मूव करते हैं एंड धीरे धीरे तब से जो अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन है वो धीरे धीरे छूटने लगता है। ठीक है, कैसे छूटता है? पहला पॉइंट, ग्रैंडमदर इज अनएबल टू अकम्पनी ऑथर टू द स्कूल एज ही ट्रेवल्स बाय स्कूल बस या मोटर बस। नीदर शी इज एबल टू हेल्प हिम इन हिज होमवर्क्स और लेसन। Although they share the same room, a sort of distancing occurred in the relationship, जैसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, accepted her seclusion with resignation। ये वो टाइम है जब उनका कमरा भी अलग हो गया था एंड देन दादी के पास देयर वाज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर नो पॉइंट ऑफ दैट बॉन्ड विच वाज देयर उनके बचपन में। दस ये लाइन आया था कि वो जो सिक्लूडेड हो गई थी, एक अकेले कमरा उनको दे दिया गया था कि आप अपने तरह जी लो, अब आपके पोते को भी अपना लाइफ जीना है। तो वो सिक्लूजन को शी एक्सेप्टेड विद रेजिग्नेशन कि अब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं हूँ, अब मैं पूरा दिन मैं वो चरखा चलाऊंगी, बर्ड्स को खिलाऊंगी, प्रेयर्स बोलूँगी, यही। तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। This shows the author's grandmother's passive submission to her secluded life after she gradually loses touch with her grandson। जैसे हमने बोला, लाइन देखो, if you are using such lines तो उससे आपका एग्जामिनर या आपके टीचर ना इम्प्रेस हो जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो when the author was given a room of his own, the common link of friendship between the two was snapped. However, grandmother accepted her fate without complaining. She rarely talked to anyone in the house and was busy spinning the wheel and reciting her prayers. Exactly हमने जो डिस्कस किया है कि जब वो बॉन्ड टूट गया, वो किसी से बात करना, मतलब लोगों से बात करना इवन घर पे भी कम कर रही थी एंड शी वॉज बिजी मोस्टली विद द स्पिनिंग ऑफ द व्हील्स, रिसाइटिंग प्रेयर्स, फीडिंग sparrows, etc. Even when she was relaxed, it was to feed the sparrows. ठीक है, that my lovelies is your answer to this question. आगे बढ़ते हैं to the next question। चलो, veritable bedlam of chirpings। यहाँ पे ये उस टाइम का बात है, अगर आपको टेक्स्ट याद है तो, जहाँ पे वो बर्ड्स या स्पैरोज को वरांडा में बैठ के खिला रही होती, तब का सिनेरियो कैसा लगता था देखने में, वही है। इसका एक्सप्रेशन का मतलब क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? रेफर्स टू द नॉइज, कंफ्यूजन एंड chaos caused by the chirping of the sparrows that scattered and perched around the author's grandmother। तो जब वो वरांडा में आके बैठती थी, ब्रेड्स को अपने हाथ में लेके ऐसे फेंकती तो रहती थी ताकि दूर दूर स्पैरोज खा सके, लेकिन स्पैरोज आके उनके गोद में बैठना, कुछ उनके सिर पे बैठना, कुछ उनके कंधे पे बैठना, ऐसे वो बैठ के दादी के साथ एंजॉय करते थे। दादी को भी बड़ा मज़ा आता था, है ना। सब लोगों, देखो इंसानों को आप सिर पे नहीं बिठा सकते क्योंकि वो फिर सिर पे नाचने लगते हैं, बट बर्ड्स को तो बिठा सकते हो ना, वो तो प्यारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दैट इज समथिंग दैट शी वुड एंजॉय। Grandmother sat in the veranda and broke the breads into little bits, threw to the sparrows. Hundreds of sparrows collected around her, created a noise by their continuous chirping. चलता रहता था पूरा चिप 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 करके आवाज। तो अगर एक बर्ड आके पिची पिची करते अलग है, 100 बर्ड्स आके कर रहे हो या 100 से भी ज़्यादा कर रहे हो, तो सोचो क्या साउंड आता होगा। तो दैट इज समथिंग द हाउस और द एंटायर फैमिली वुड हियर एवरी इवनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिवलरस रिब्यूक्स, ये
बेसिकली किस रेफरेंस से यूज़ किया गया है, फिवल्ड्रस रिब्यूक्स। नाउ ये उस टाइम पे यूज़ हुआ था सॉरी, पानी चाहिए, एक सेकेंड। पता नहीं क्यों गर्मी के सीजन में मुझे सर्दी लगी हुई है, नो क्लू। हाँ, so it refers to the casual and light-hearted rebukes of the grandmother to the sparrows. That day she realized that she would die and so was having some fun with the sparrows by scolding them for small mistakes. The grandmother had developed a special bond with the sparrows. The sparrows came in huge numbers and the grandmother fed them with little bits of the breads. Sometimes she also used to scold them. The sparrows perched on her legs, shoulders and even on the sat on her head, but she smiled and never shooed them away. तो ये बस उसी टाइम का बात है, वो बर्ड्स के टाइम का, बर्ड्स को खिलाने का टाइम का, जब रिमेंबर जिस दिन ऑथर पिछले 5 साल बाद वापस आए थे, उस दिन ऑथर ने देखा था कि इतने सारे बर्ड्स, मतलब पहले अगर 100 में आते हैं, अभी हज़ारों में बर्ड्स आते हैं दादी के साथ खेलने और वो ब्रेड्स खाने। एंड दिस सीन इज टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट कि उस टाइम पे दादी कभी कभी इधर नहीं उधर जाओ, इस पे नहीं चढ़ना, उधर खाओ, ये लो ये लो। तो एक होता है ना, मतलब दिस इज सो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर पीपल हु हैव पेट्स, कि हमें पता है हमारे डॉग्स को या कैट्स को या बर्ड्स को या पेट्स को हमें जब खिलाना होता है या कहीं जाने से मना करना होता है, हम कह इधर नहीं उधर जाओ, गो देयर। तो दादी ऑल्सो यूज टू हैव दिस बिलीफ या फीलिंग ऑफ ओनरशिप टूवर्ड्स दी स्पैरोज कि ये तो मेरे ही है, एंड वो उन्हें वैसे ही ट्रीट करती थी। तो फिवल्ड्रस रिब्यूक्स इज लाइक वो करेक्ट करने का मेथड कि ऐसे नहीं, उधर उधर करो, इधर बैठो, इधर आओ। तो वो ओन लाइक फीलिंग ऑफ ओनरशिप कि ये बर्ड्स मेरे हैं, यू नो दे आर माई काइंड ऑफ किड्स या दे आर माई क्लोज मेम्बर्स, ऐसा काइंड ऑफ फील करते थे। तो इसीलिए शी वुड स्कोल्ड द स्पैरोज एट टाइम्स एंड स्टफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट वन, द सैगिंग स्किन ऑफ द डायपिडेटेड ड्रम। तो ये था जब सेलिब्रेशन का दिन चल रहा था, दादी मस्त ढोल बजा के गाना गा रही थी उस टाइप का। So it points to the shabby and deteriorated condition of the drum. The grandmother celebrated the homecoming of the author by collecting the women of the neighborhood and getting an old drum. For several hours, she beat the worn-out drum and sang the songs related to the homecoming of warriors. तो ये तो ऑब्वियसली ड्रम का सिग्निफिकेंस है, कैसा ड्रम था वो देखने में, वो उसका एक्सप्लेनेशन था, प्लस द फैक्ट दैट ये ड्रम क्यों लाया गया था, तो सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर। बहुत इजी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेंशन द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. अब देखो ये भी एक फेज था जब वो दादी को छोड़ के देश के बाहर गए थे, बट उसके पहले दादी के साथ जीने के वो 3 फेजेस उनके लाइफ में कौन कौन से थे। बहुत ईजी है यार। पहला फेज, ये हमने फेजेस डिस्कस भी किए थे। पहला फेज वो है जब वो गांव में उनके दादी के साथ रहते थे ना, पूरा दिन उनके साथ स्कूल में जाना आना, खाना खाना, डॉग्स को खिलाना, एवरीथिंग टुगेदर। The first phase of the author's relationship with his grandmother was when the author's parents went to live in the city and left him with his grandmother. She took utmost care of him, right from waking him up in the morning to getting him ready for school. They were always together and enjoyed a easy companionship. First phase is easy to identify. Second phase कौन सा है, जब वो सिटी मतलब विलेज से हटके पहली बार सिटी लाइफ में जाते हैं, that is your second phase. Second phase was when the author's parents asked them to come to the city. This was the time when the author's relationship with his grandmother changed. The author went to an English school. She could no longer accompany him to the school, nor could she help him with his studies. She continued getting him ready for school and asking him about his studies as they shared the same room. However, she rarely talked to him after learning that he was learning music at school. Slowly, the friendship between them weakened. तो
सिटी में जाने के बाद भी एक हल्का बॉन्ड था। कैसा बॉन्ड था कि चलो ठीक है, मैं उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकता, मतलब जा सकती, या मैं उसको होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती, इट्स ऑल राइट, बट हम सेम रूम शेयर करते हैं। तो उसको तैयार करना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना, मतलब पूरा रेडी करने के लिए दादी यूज्ड टू बी देयर। लेकिन वो भी थोड़ा डिस्टेंस हो गया था आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट ये म्यूज़िक सीख रहे हैं स्कूल में भाई साहब। थर्ड फेज, जब उनका कमरा भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो द थर्ड फेज केम व्हेन द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, the room they shared, snapped when the author moved to the university and was given to a room of his own. The grandmother accepted her seclusion with resignation. ये था वो टाइम जब जो भी थोड़ा बहुत बॉन्ड बचा हुआ था ना, थोड़ा बहुत बातचीत या एक साथ रहना, वो भी छूट गया था। तो दैट्स द थर्ड फेज इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। इजी पीसी था, बहुत आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. देखो, 3 क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसके लिए दादी परेशान थी उनके सिटी स्कूल में जाने से, वो इंग्लिश मॉडर्न स्कूल में जाने से। एक तो हमें पता है म्यूज़िक वाला फॉर श्योर है, इतने बार हमने देख लिया। दूसरा क्या हो सकता है कि शायद वो स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी, वो पार्ट। तीसरा क्या हो सकता है कि होमवर्क नहीं करा सकते, और भी कुछ पॉइंट्स हैं शायद। लेट्स चेक आउट। शी कुड नॉट गो विथ हिम टू लीव हिम एट द स्कूल्स, करेक्ट है ये एक पॉइंट। दिस ब्रोक हर कनेक्शन विद द ऑथर। इन द इंग्लिश स्कूल शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, होमवर्क नहीं करवा सकते थे, परफेक्ट है। Thus she had no faith in what was being taught, as a result of which she was disturbed. Third, she was unhappy that there was no teaching about God and instead म्यूज़िक वॉज बींग टॉट। हाँ, तो ये पॉइंट भी लिखना ज़रूरी है कि म्यूज़िक बींग टॉट वो तो डिस्टर्बिंग था ही, बट दादी के लिए ये भी डिस्टर्बिंग था कि यहाँ पे कोई भगवान के बारे में प्रेयर सिखाना या कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो दीज आर द 3 रीजंस, प्रिटी ईजी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up. तो ऑथर बड़े होने के बाद दादी ऐसा क्या क्या करती थी अपने पूरे दिन में, 3 चीज़ें बता दो ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तो मुझे भी याद है, चरखा चलाती थी, दूसरा स्पैरोस को खाना खिलाती थी, तीसरा मोस्टली प्रेयर्स में बिताती थी, यही होगा आई गेस। शी नाउ स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट स्पिनिंग व्हील्स, स्पिनिंग थ्रेड. While spinning wheels, she continued reciting her prayers, rarely leaving the spinning to talk to anyone. And during afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected around her. It used to be the happiest half hour of the day for her. यही 3 पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। क्या क्या? चरखा चलाना, दूसरा प्रेयर्स बोलते रहना माला जपते जपते, तीसरा ब्रेड्स खिलाना स्पैरोस को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। हाँ, तो ऐसा क्या अजीब था उनके बिहेवियर में उनके मरने से पहले? तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन या एक शाम पहले वो प्रेयर करना छोड़ के सेलिब्रेट कर रही थी, ढोल बजा के ओए ओए बल्ले बल्ले गाना गा रही थी। बट शी फेल्ट गिल्टी अबाउट दैट फैक्ट जब वो बीमार पड़ी अगले ही दिन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज कल ही मैं बीमार हूँ, जो भी है मैं सिर्फ प्रेयर करने वाली हूँ, मैं किसी से बात नहीं करने वाली हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द फैमिली दैट वॉज एन अनयूजुअल बिहेवियर। मतलब एक तो वो गाना बजाना जो ऑथर को भी लग रहा था कि इनको मैंने कभी नहीं देखा, नेवर एंड जस्ट फॉरएवर आई हैव सीन हर नॉट चैंटिंग प्रेयर्स, वो चीज़ वो उस शाम करी थी सेलिब्रेट करने के लिए ऑथर्स होम कमिंग। एंड द सेकेंड अजीब बिहेवियर वॉज वो सुन ही नहीं रहे थे, उनको बस प्रे करना था जब वो बीमार पड़ी। जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंडमदर डाइड, अ चेंज केम ओवर हर. She did not pray.
She rather collected the women of the neighborhood, took an old drum and started singing. Next morning, she was taken ill due to overstraining. Doctor said it was a mild fever and will go away, but the grandmother thought differently. She told everyone that her end was near and she would spend the last few living moments in prayer and would not waste her time in talking to anyone. She laid peacefully in her bed, praying before anyone could suspect. Her lips stopped moving. She passed away peacefully. ठीक है? These are the things. एक बार वापस बता देती हूँ. एक तो बात कि पिछले रात को या पिछले शाम को वो प्रे नहीं कर रही थी. शी वॉज प्लेइंग ड्रम्स एंड गाना गा रही थी. दैट वॉज अनयूजुअल. सेकेंड, जब वो बीमार पड़ी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी. शी जस्ट वॉन्टेड टू प्रे. एंड थर्ड, शी ऑल्सो प्रिडिक्टेड द फैक्ट दैट कि मेरे जाने का वक्त आ गया है. डॉक्टर जो भी बोलेगी मैं ठीक हो जाऊँ, मैं इस बार ठीक नहीं होंगी. 3 थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. Mention the way in which sparrows express their sorrow when the author's grandmother died. ये तो बहुत ज़्यादा easy है कि जब ऑथर के ग्रैंडमदर शी पास्ट अवे, जब उस जहाँ पे उनको लिटाया गया था, सारे स्पैरोज आके वहाँ पे बैठे हुए थे. इवन व्हेन ऑथर के मदर ने उनके लिए ब्रेड्स फेंका वरांडा में, नन ऑफ द स्पैरोज वर बॉदर्ड अबाउट इट. कोई नहीं गया खाने के लिए, सब वहीं बैठे थे जब तक दादी को उठा के क्रियाक्रम के लिए लेके जाना था. जैसे ही उनको उठाकर लेके गए वो बर्ड सारे चले गए. नोबडी हैड द ब्रेड्स एंड वो ब्रेड्स को नेक्स्ट मॉर्निंग झाड़ू देख के फेंकना पड़ा था. ठीक है. In the evening, when the author and his family members went to the grandmother's room to take her for the last rites, they saw thousands of sparrows sitting scattered on the floor near her. They were silent. एक तो उनका वो चर्पिंग भी चलता रहता है ना, जब दादी खिलाती थी, कंटिन्यूअसली पिची 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 चलता रहता था उनका. ये भी नहीं चल रहा था, एकदम चुप होके बैठे हुए थे. There was no chopping. Author's mother offered them some bread, but the sparrows took no notice. After grandmother's body was taken away, the sparrows flew away quietly. Thus the sparrows mourned her death and paid a silent tribute to the grandmother in a unique manner. ठीक है, ये कंक्लूजन का लाइन इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of a rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an inaudible prayer. Yes, she was beautiful, but she was like the winter landscape in mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ये है आपका एक्सट्रैक्ट. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. हाँ, सो select the option that completes the given sentence appropriately. The author uses the word silver locks to refer to her eyes, pimples, smile, hair. ये I mean isn't that too obvious? एक के बाद क्या आता है, बी आता है, ऑब्वियस सी बात है. वैसा इतना ईजी है ये कि ये सिल्वर लॉक्स किसको कहा जा रहा है. सिल्वर लॉक्स कहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लो अगर आपको कंफ्यूजन था. Her silver locks were scattered untidily over her pale face. ऑब्वियस सी बात है, आंखें तो सिल्वर लॉक्स नहीं हो सकती ना, पिंपल भी सिल्वर लॉक्स नहीं हो सकते, वहाँ से वाइट पस निकलता है. आई डोंट नो व्हाई. यार एक बात बताओ, लोगों को ये चीज़ का ऑब्सेशन कैसे है. मैंने जेन्युइनली देखा है बहुत लोगों को बैठ के यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं पिंपल फोड़ने का, वाइट हेड ब्लैक हेड निकालने का. क्यों? इजंट दैट ग्रोस? आई मीन कैसे देख लेते हैं यार लोग. एनीवेज, स्माइल तो सिल्वर लॉक नहीं, उसको खूबसूरत कुछ और वर्ड्स यूज करेंगे. इट्स अ हेयर जो उनके फेस के इर्द गिर्द अनटाइडी वे में दिख रहे थे, गिरे हुए होते हैं. ठीक है, तो सिल्वर लॉक्स इज ऑप्शन डी, हाँ है. Select the suitable word from the extract to complete the following analogy. Enormous, immense. Limped is equal to what? तो है तो बहुत easy. Limp, देखो पहले बात ये समझना कैसे होता है. Enormous, immense. इसका वो दोनों का मतलब ये कि लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग, बहुत ही बिग, इनॉर्मस, ह्यूज सा कुछ है, बहुत ही मतलब बेसिकली एनलार्ज थिंग.
लिम्ड के साथ आई थिंक आई कैन पुट लेम, क्योंकि ये दोनों का ही स्लो, स्मॉल, इसको यूज कर सकते हैं. enormous, immense is like huge, limbed and lame is like small and slow. तो ये opposites like that. ठीक है, आगे बढ़ेंगे to the next question. Select the correct option to fill in the blank. The grandmother appeared like winter landscape in the mountains because she always wore white dress, she had a divine beauty, she had silver locks, she was once young. तो सिंपल सी बात है, लाइक एक बार अगर एक्सट्रैक्ट भी देखना तो देख लो, बट मेरे हिसाब से शी ऑलवेज वो वाइट ड्रेस एंड हैड सिल्वर लॉक्स, दोनों होना चाहिए ए एंड सी, बट एक ही देना है तो वही दे देंगे. शी वॉज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग इन. ओके, मेरे हिसाब से इट्स ऑप्शन ए. शी ऑलवेज वोर वाइट ड्रेस एंड देन शी हैड हर अपीयरेंस ऑल्सो. ठीक है, coming to the next question. Based on the above extract, choose the statement that is true for the grandmother. She wore dark colored clothes, she had well maintained hair, her prayers were not audible, she balanced her stoop with both her hands. With one hand she used to balance na. हाँ, तो the correct answer obvious सी बात है, डार्क कलर क्लोथ्स वो पहनती नहीं थी, वाइट सफ़ेद साड़ी. वेल मेंटेन हेयर थे नहीं, क्योंकि वाइट कलर के हेयर उनके इधर उधर अनटाइडी होके गिरे हुए थे. शी बैलेंस्ड हर स्टूप विथ बोथ नहीं होगा, वन हैंड होगा. क्यों? क्योंकि दूसरे हाथ से तो वो रोजरी या माला जप रही थी. ऑब्वियस सी बात है, हर प्रेयर्स वर इनऑडिबल बिकॉज वो मन ही मन प्रेयर बोलती थी, बट मुंह में ऐसा लिपसिंग चलता रहता था. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Why did the author live with his grandmother? ऑथर अपने ग्रैंडमदर के साथ क्यों रहते थे? ऑब्वियसली बात है, ये विलेज के टाइम का बात है. उनको उनके पेरेंट्स ने विलेज में अपने दादी के साथ अकेला छोड़ दिया था. रीजन बीइंग पेरेंट्स को सिटी में सेटल डाउन होना था. Thus the author lived with his grandmother because his parents left him with her when they went to live in the city. Simple, easy peasy. आगे बढ़े. Okay, complete the sentence with an appropriate explanation as per the extract. To show that his grandmother was beautiful, the writer has compared her to beautiful white mountains, है ना, वो winter landscape of the white mountains and stuff. अगर exact words चाहिए होती है तो exact words हमें यहाँ मिल जाएंगे. Winter landscape in the mountains as an expanse of pure white serenity breathing in peace and contentment. ये पार्ट लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, सॉर्टेड. ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत बहुत ज़्यादा इजी है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे. ठीक है, पहला हो गया. दूसरा, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ये था उनका विलेज वाले टाइम का क्या बोलते हैं, रेगुलर रूटीन के पार्ट से एक्सट्रैक्ट है ये. ठीक है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बट दिस टाइम देयर इज अ कैच. आपको क्या करना है, एवरी क्वेश्चन दैट वी डू, मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपने सही आंसर सोच लिया या लिख लिया अपने नोटबुक में तो कोई चीटिंग नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे आंसर बोलने से पहले जितने भी इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व कर लिए, एंड सपोज अगर 10 क्वेश्चन है तो अगर आपको 10 में 8+ मिलता है, देन यू विल शो द नोटबुक जहाँ पे भी आपने जल्दी मेरे पहले आंसर लिखा था उसका एक स्नैप उठाना, इंस्टा पे डालना एंड टैग मी एंड से मैम डिड द जॉब बिफोर यू सेट द आंसर्स. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. हियर द फेस गेट टू नो बाय हार्ट मीन्स अप्रिशिएट, रिलाई, मेमोराइज, रिवाइज. गेट टू नो बाय हार्ट एक्सट्रैक्ट यही है ना. एक सेकेंड, सॉरी. हाँ, ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं 5 सेकेंड दूंगी. आंसर ऑब्वियसली बात है मेमोराइज, याद हो जाना.
दिल बाय हार्ट द चैप्टर, बाय हार्ट द पोम, मतलब मेमोराइज करो, याद करो, रट्टा मारो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर लिसन टू हर प्रेयर्स बिकॉज he loved her voice, she wanted him to listen properly, he wanted to learn it, she forced him to do so. क्या लल्लू क्वेश्चन है ये. 5 seconds अगर आपको मुझसे पहले आंसर बोलना है तो obviously it's option A. He loved her voice but he never bothered to memorize the prayer. Next question. What kind of relationship did the author and his grandmother have? आप सिर्फ अपने नोटबुक में ABCD भी लिख सकते हो जिनका ऐसा MCQ क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप जल्दी आंसर कर पाओ. What kind of relation did the author and grandmother have? They didn't bother about each other. They were good friends. They never showed their emotion towards each other. Can't say. Obvious सी बात है. Obvious सी बात है. They were good friends. वो इतने अच्छे, इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था उन दोनों में कि पूरा दिन साथ में बिताते थे ना, तो दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. ये एक्सट्रैक्ट बेस है, तो एक्सट्रैक्ट क्या है, विलेज के टाइम का है, स्टार्टिंग का है. ऑब्वियसली बात है, उस एक्सट्रैक्ट बेस में बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. व्हाट डिड, अच्छा इसमें तो आंसर ही आ गया. बस उतना ही. 4 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन थे ना. हाँ, आगे और अगर आंसर के बिना क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम कंक्लूड करेंगे, बट फिलहाल 3 में से कितना हुआ है वो याद रखना. 3 आउट ऑफ 3 है या 3 आउट ऑफ कितना है, 3 है, बस वो याद रखना. व्हाट डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर डू आफ्टर बेदिंग एंड ड्रेसिंग हिम? तो बेदिंग एंड ड्रेसिंग के बाद और ब्रेकफास्ट के पहले वो उनका किट पैक करती थी. स्लेट हो, चौक हो, पेन, पेंसिल, वो सारी चीज़ें. तो ग्रैंडमदर फेच्ड हिज क्लीन वुडन स्लेट, a tiny ink pot, red pen to give him after bathing and dressing him. ठीक है, sorted. 2 marker था. What did the author have in his breakfast? बासी रोटी, बटर और चीनी. मुझे याद हो गया. Author had thick stale chapati with butter and sugar for his breakfast before going to school. मैं ब्रेड के साथ ऐसे खाती थी. ब्रेड में बटर लगा के, चीनी लगा के, उसको फोल्ड करके खा लो. ये मैं खाती थी. नेक्स्ट, ये क्या था? ओह, हो गया. ओके, वी सॉर्टेड इट आउट. हमने हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म कर लिए. सो हमने एनसीईआरटी कवर किया है, हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड 2 क्वेश्चन के सेट कवर किए हैं. नाउ जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हर 3 चैप्टर खत्म होने के बाद, एज इन आज के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो दूसरा तीसरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक PDF आएगा जिसमें यू विल हैव मल्टीपल मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व. लेकिन मेरे हिसाब से हमने जिस तरह से इस चैप्टर को डिस्कस किया है, आपके दिमाग में ये ऑलरेडी एज अ स्टोरी बैठ गया होगा, एवरी डिटेल. तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं होना चाहिए. ठीक है. So we'll meet again soon in the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care.